मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अलब्रूज जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 सभी लोगों को। स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोगों को दो मेजर टॉपिक्स खत्म करने हैं, तो दोनों को एक एक करके खत्म करेंगे और देखते हैं आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास तक हमने देखा था कितना, आई थिंक लास्ट क्लास तक अपन लोग बात कर रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर की, है ना। तो मैंने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताया था। बोलिए, क्लियर है ना। तो अगर मैं रिकैप की बात करूं तो रिकैप में मैंने आपको बोला था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो मूविंग पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट हो जाती है और जनरली वो वेव नेचर ज्यादा मतलब डोमिनेंट होता है एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। डी ब्रॉगली नाम के आदमी ने इसका कंसेप्ट दिया था कि अगर आपके पास m मास का पार्टिकल है जो v स्पीड से चल रहा है तो इसके ऊपर एसोसिएटेड वेव की जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। और यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और उसी फॉर्मूले को हमने अलग अलग, दिस इज द बेस फॉर्मूला, और हमने इसी को अलग अलग फॉर्म्स में देखा था। तो अदर फॉर्म्स जो हमने देखी थी वो क्या थी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं h/mv और इसको हम लिख सकते हैं h/√2m/ke काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अगर इसी को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में निकालें चार्ज पार्टिकल के लिए तो हम इसी को लिख सकते हैं 2m/qv या ev। अगर इलेक्ट्रॉन है तो e और वोल्टेज डिफरेंस है v, ठीक है। ओके, इतनी बात हमने लास्ट क्लास पे की थी। सबको समझ में आया इतना या किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? ओके। यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको एनर्जी थर्मल की फॉर्म में दी जाती है, थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो जब आपको थर्मल एनर्जी गिवन होती है तो थर्मल एनर्जी को अगर हम काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करें, एनर्जी कन्वर्जन की बात करें, तो थर्मल एनर्जी होती है 3/2 kT के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बेस पे देखूं तो वो होती है 3/2 RT, अगर मैं पर मोल की बात करूं, ठीक है। आगे चल के जब आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे गैसेस स्टेट तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि किसी भी गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके पर मोल थर्मल एनर्जी 3/2 RT होती है, ठीक है। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप इसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अगर गैस पार्टिकल है तो आप इस फॉर्मूले को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं चैप्टर 5 के बेसिस पर। तो जब आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो वहां पे अगेन इस टाइप के सवाल रिपीट हो जाएंगे जो कि कॉमन सवाल हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 2 के। तो जो अभी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस तो स्टार्ट हो ही गई हैं, मोल कंसेप्ट आप लोग पढ़ ही रहे हो। जब मोल कंसेप्ट खत्म होगा तो अगला चैप्टर यही आता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। तो आपके सर जो है वो स्टेट ऑफ मैटर में ये चीज जरूर बताएंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी को 3/2 RT से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना पोर्शन जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं लास्ट क्लास में। क्लियर है? बोलिए। यस सर। तो अगर मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे कि जब बड़े पार्टिकल होते हैं आपकी रेंज वाले, मतलब जब 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़े पार्टिकल होते हैं तो उनके ऊपर एसोसिएटेड लैम्डा बहुत ही कम होता है, दैट मींस दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आपको पार्टिकल पार्टिकल ही नजर आता है। लेकिन जब मैंने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात होती है जो मूव कर रहा है, तो फिर वो एज अ पार्टिकल मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर जो लैम्डा होती है वो उसके साइज से भी बड़ी आती है। तो ऑफ कोर्स वेव नेचर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पास कोई भी मैटर है तो मैटर के अंदर दो नेचर हो सकते हैं, एक उसमें पार्टिकल नेचर जो हमने अभी तक देखा ही देखा है और दूसरा उसके अंदर वेव नेचर। समझ में आ रही बात? क्लियर? ठीक। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो टाइप के नेचर होते हैं। हमने ये चीज किसके ऊपर देखी? हमने ये चीज सबसे पहले देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। याद करिए, हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका लैम्डा या न्यू आपको पता है, आपने इसको क्या मान लिया था? पार्टिकल ऑफ एनर्जी E, जिसकी एनर्जी क्या थी? h न्यू या hc/λ।
समझ में आ रही बात? ये किसने दिया था कंसेप्ट? ये कौन सी थ्योरी थी? प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले डुअल नेचर देखा गया था लाइट में कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, पैकेट्स, फोटॉन्स बोलते हैं जिनको आप। ठीक है, सो लाइट के ऊपर इसको सबसे पहले देखा गया। ऑन द सेम ग्राउंड हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एम मास का है, एम ई मास का है, वी एन स्पीड से चल रहा है, दैट इज ऑल्सो हैव व्हाट, टू काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड ओवर इट। एक इसके ऊपर हमेशा एक लैम्डा एसोसिएट होगा, वो लैम्डा इसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही बात? दैट मींस इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बिहेव एज अ लाइट पार्टिकल हैविंग बोथ द कैरेक्टर। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट में अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन को क्या माना है? पार्टिकल नेचर। बोर्स मॉडल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या मानता है? पार्टिकल नेचर। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के ऊपर ही फोकस्ड है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के ऊपर फोकस्ड है। देखो, जब तक हमें पता नहीं था कि वेव नेचर एसोसिएटेड होता है, तब तक हम ये काम कर ही नहीं सकते थे, हम ये सब बातें बोल ही नहीं सकते थे। रदरफोर्ड ने पहली बार एटम का स्ट्रक्चर दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोर्न ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसी बीच में ये कहानी स्टार्ट हो गई कि भैया सब एटॉमिक पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, they will have both the character, they will behave as a particle as well as a wave। ठीक है, जब ये सब बातें स्टार्ट हो गई तो ऑफ कोर्स एक नया डायमेंशन खुल गया और लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन है, ये वापस से आपको मॉडर्न फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एटम के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां भी एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, सेम चीजें रिपीट करेंगे। वहां पे भी वो एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि भैया कौन से एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर का हुआ और कौन से एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का हुआ। ठीक है, सो यू विल हैव दिस पर्टिकुलर थ्योरी अगेन इन फिजिक्स, बट हमें एक बेसिक आइडिया तो जरूर डेवलप करना है, तो हम उसको डेवलप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक फेमस एक्सपेरिमेंट की जिसने पहली बार पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So this is the experiment proving particle nature। सबसे पहले अपन लोग बेसिक आइडिया जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। नो डाउट ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आइंस्टीन नाम का एक आदमी है जिसके बारे में हर कोई जानता है। आइंस्टीन बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज दी, बट वो सारी थ्योरीज को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए, आज तक भी प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, तो आइंस्टीन को ऐसी थ्योरी पर नोबेल प्राइज तो नहीं दिया जा सकता था जिनको हम प्रूव ना कर पाए, तो आइंस्टीन को इसी टॉपिक पे नोबेल प्राइज जबरदस्ती दिया गया है। ठीक है, आइंस्टीन ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, जो उसके लिए बहुत ही छोटी सी बात है। आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं से तो देना ही पड़ेगा भाई, उसके कंट्रीब्यूशन को दिखाना पड़ेगा। तो आइंस्टीन को 1950 जब भी ये नोबेल प्राइज मिला, इस टॉपिक पे ही मिला था कि उसने एक थ्योरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाली। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, आइंस्टीन की थ्योरी होगी। एनीवे, होता क्या है कि आपके पास होते हैं कोई भी मेटल सरफेस, मान लेते हैं ये एक मेटल की सरफेस है। ठीक है, जो आपने मेटल का एक टुकड़ा ले रखा है, जमीन पर रखा हुआ, दिस इज योर मेटल। ठीक है, यार ये क्या है, सही से क्यों नहीं, एक मिनट रुको। सो मान लेते हैं आपके पास कोई भी मेटल है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी मेटल्स हैं। हम सब जानते हैं मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। आप मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में बेसिक आइडिया जानते हैं या नहीं जानते हैं? बोलिए। हेलो भाई, बोलिए अपनी। मेटेलिक बॉन्डिंग होता क्या है सर? हाँ, तो भाई आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि देखो भाई, अपनी वैसे भी नहीं जानते सर। वीक में अपन लोग एक बार ही मिलते हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी।
एनीवे सो मेटल्स में इतना तो आप जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप सबको Yes, sir. पता होगा, ठीक है। तो कैसे होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप समझिए मेटल्स का काम क्या होता है। अगर मेरे पास कोई भी मेटल है तो मैं बोलता हूँ कि मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर मेटल से मान लेते हैं सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मतलब पोटेशियम है 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कोई भी जनरल मेटल है जिसकी वैलेंसी n है तो वो n इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाता है, Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है सबको या नहीं? जी सर। हाँ सर। ठीक है, अब समझिए आप इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं और इस Mn प्लस के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, मेटल, क्योंकि मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है जनरली, तो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बचते हैं, इन सारे पॉजिटिव चार्ज को मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि बेटर बता पाऊं। तो ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, दीज ऑल पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कर्नल्स, ठीक है, नाम है इनका, ठीक है। आर्मी वाले कर्नल नहीं, इनको नाम है KERNELS, कर्नल्स। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डेड एज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है मेटल में आसानी से ट्रेवल करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री है। थोड़े बहुत भी हीट दोगे या इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो मूव करने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम बोलते हैं करंट फ्लो या जो भी है, ठीक है। तो होता क्या है, मेटलिक मतलब मेटल के लेटेस्ट में जब मेटल, क्योंकि एक अकेला एम सॉलिड तो नहीं है, आप लोग मोल कंसेप्ट पढ़ ही रहे हैं। अगर आपने 1 ग्राम भी लिया मेटल का तो उसके अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल्स, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, आप समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैंने 23 ग्राम सोडियम ले लिया तो सोडियम के 23 ग्राम में कितने मोल है, 1 मोल, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं आप समझ सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में है मेरी बात? तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितनी छोटा अमाउंट आप मेटल का लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी वेरी हाई, दैट मींस नंबर ऑफ कर्नल्स विल बी वेरी हाई एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो वेरी हाई। होता क्या है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज अगर हम इनको एक साथ देखें, अगर मैं अगले पेज पे आपको डायग्राम बना के दूं तो ऑफ कोर्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज ऑल आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइक रिवर। और जितने भी कर्नल्स हैं वो कर्नल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं। जो ये सब क्या है, मेटल्स हैं, मेटल के कर्नल्स हैं। ये कर्नल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटल का लेटिस। इसी मेटेलिक, इसी की चीज को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अब तुम बोलो सर प्लस प्लस चार्ज कैसे जुड़ सकते हैं, प्लस प्लस चार्ज तो सेम चार्ज है, दे विल रिपेल ईच अदर, नो डाउट दे विल रिपेल ईच अदर, बट उनके बीच में कॉमन चीजें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की एक नदी है, या आपने एक बाल्टी में इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, ठीक है, जितना पानी है वो इलेक्ट्रॉन है, और उसके ऊपर आप कोई भी मतलब नाव या कागज के टुकड़े आप ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वो कर्नल्स हैं, ठीक है। तो नो डाउट एक प्लस चार्ज को तो रिपेल करेगा, लेकिन जब उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यही वो फोर्स है या यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से ये कर्नल्स मेटल के जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। समझ में आ रही बात? और इसी चीज को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। हाँ भाई, CPSP वाले लोग कुछ कहना चाहते हैं? एक तो आप लोगों का वीडियो नहीं दिख रहा है मेरे को। चलिए समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो जैसे मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बनाया Na+, तो ये जो प्लस है ये आपके मेटल का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ घूम सकते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन हो तो आप कहीं भी घूम सकते हो, ऐसे कहीं भी जा रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके, सो कहीं से भी कहीं आप जा सकते हो। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। तो ये क्या है, फिगर जो है दैट इज अ फिगर ऑफ मेटल या मेटेलिक लेटिस। समझ आ रही बात? क्लियर है? बोलिए। जी सर। हाँ सर। तो इसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। जब कर्नल्स, क्योंकि देखो एक कर्नल दूसरे कर्नल के लिए तो दुश्मन है क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, बट दोनों के लिए कॉमन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हर मोमेंट पे हम ये मान सकते हैं कि मेरे दो कर्नल के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा रहती है, और वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसकी वजह से कर्नल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। क्लियर? सो दिस इज मेटलिक बॉन्डिंग। अब आप समझिए, वापस से पहले पेज पे चलते हैं। ये मेटल है, तो मेटल का जो सरफेस है, ये सरफेस है, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? वेरियस कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, है नहीं? तो मेटल के Yes, sir. लेटिस में जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस पे होंगे, चारों तरफ होंगे। सो दिस इज, जितने भी रेड डॉट मैंने बनाए हैं मान लेते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपने इसके ऊपर, होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आपने बाहर से कोई फोटोन चला दिया इसके ऊपर, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ का या न्यू फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो लैम्डा और न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने इसके ऊपर डाल दी, ठीक है। तो जैसे ही आप लाइट डालेंगे सरफेस के ऊपर, वैसे ही क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन ने उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया पार्टिकल नेचर के थ्रू, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो अगर इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को खा लिया तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विल बी हायर, और जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाए कि वो इस सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाए, ठीक है, नॉक ऑफ हो जाए ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ रहे हैं? सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी मेटल सरफेस है, आई नो कि मेटल सरफेस इज मेड अप ऑफ वेरियस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैंने उसके ऊपर एक लाइट डाल दी, एक टॉर्च चला दी, मान लेते हैं टॉर्च के पास इतनी एनर्जी है, लेजर चला दी तो इतनी एनर्जी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने जो बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, उससे ब्रेक करके बाहर ले आए। समझ में आ रही बात? जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, सरफेस को छोड़ देगा, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना by which we can generate electrons using what? Light or photons is known as photoelectric effect. समझ में आ रही बात? बोलिए, किसी को कुछ कहना है तो बताएं। हाँ सर 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 एक बात नहीं आया सर। हाँ सर बोलो। वो जो रेज सर छोड़कर when we sir हम्म pass light rays, the free हम्म electrons sir goes out. Sir, why हम्म not positive proton go out sir? पॉजिटिव प्रोटॉन कैसे जाएगा? पॉजिटिव प्रोटॉन की तो मास बहुत बड़ा है, और पॉजिटिव प्रोटॉन के पास जो कि मूविंग पार्टिकल भी नहीं है, उसकी पोजीशन तो फिक्स है। क्या नाम है, कौन पूछ रहा है डाउट? सर साजिद सर। हाँ साजिद भाई, तो आप खुद बताइए, पूरे एटम का पूरा मास कहाँ पर डिपॉजिट होता है? सर वो न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस में होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस है। हाँ सर। तो न्यूक्लियस तो बहुत मैसिव है, उतने बड़े मास को हिला पाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ सर समझ में अभी आया समझ सर, रहे? बारी समझ में आ होने गया? की वजह से सर नहीं जा पाता। हाँ ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा है। इलेक्ट्रॉन के अगर हम मास देखें पार्टिकल नेचर के बेसिस पे, तो वो तो बहुत ही कम है, ठीक है। और अगर उसकी एनर्जी बढ़ी तो वो आसानी से निकल सकता है। ऑफ कोर्स कर्नल्स नहीं निकल सकते उतने आसानी से, तो कर्नल्स नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूर रिलीज हो सकते हैं। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी को मतलब बेसिक आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को? दिस इज द बेसिक आइडिया। हाँ सर राइट, क्लियर हुआ। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर। वो जो आपने फोटोन गिराया था सर, वो पार्टिकल नेचर का होगा सर, ये वेव नेचर का? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट से लाइट भी देखो दोनों नेचर का होता है, लाइट भी हाँ, पार्टिकल सर। है, लाइट भी वेव है, ठीक है। जी और सर, आपका जी सर। इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर का है, इलेक्ट्रॉन भी जी पार्टिकल सर। है, इलेक्ट्रॉन भी वेव है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दोनों के ही पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, लाइट के भी पार्टिकल नेचर को और इलेक्ट्रॉन के भी पार्टिकल नेचर को। कैसे प्रूव होगा? अगर मैं बोलूं कि जी मैंने सर। एक्सपेरिमेंट कराया, मेरे को फोटो इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है, अब आप इसे कैसे जी सर। प्रूव कर सकते हैं? तो जब आप प्रूव करने के लिए जाएंगे तो आप यही ना बोलेंगे कि मेरे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ई नॉट थी, जैसे ही उसे एक दूसरा पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब हो गया उसके ऊपर जिसकी एनर्जी ई डैश थी, तो उसकी नई एनर्जी कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की नई एनर्जी हो जाएगी ई नॉट प्लस ई डैश। ई डैश, हाँ सर। समझ मेरी बात? जैसे आपकी एनर्जी पहले 50 थी और आपने जी 30 सर। जूल 30 एनर्जी का फोटोन खा लिया, तो आपकी नई एनर्जी कितनी हो जाएगी? 80। 50 प्लस 80 सर। 30। समझ रहे हो मेरी बात? यही बोलना चाहते हैं। क्लियर है? जी सर। कोई और कुछ कहना चाहता है?
बिल्कुल कहें। सर एक बार फिर से समझाइए सर। हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेटेलिक बॉन्डिंग नाम की एक चीज होती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, क्योंकि मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और कर्नल्स बनाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। सो ये Mn+ जो है, दे आर द पॉजिटिव चार्ज, दे आर नोन एज कर्नल्स एंड दीज आर नोन एज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल के अंदर पाए जाते हैं। हम जानते हैं मेटल के अंदर डक्टिलिटी होती है, मेटल के अंदर एक लस्टर होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि किससे एक्सप्लेन होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से। metal are good conductor of heat and electricity. This is also explained on the basis of free electrons. समझ में आ रही बात? ओके, तो होता क्या है भाई कि मेटल के जो सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है, वो इस तरीके की चीजों से मिलकर बना होता है कि बहुत सारे प्लस मतलब कर्नल्स आपस में एकदम क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं। और वो क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि उनके बीच में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी दो प्लस के बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ही प्लस को आपस में जोड़ के रखती है। दिस टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज मेटेलिक बॉन्डिंग और मेटेलिक लैटिस। अब अगर मुझे इस लैटिस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने इसके ऊपर लैम्डा एनर्जी का फोटोन चला दिया या न्यू फ्रिक्वेंसी का फोटोन चला दिया और वो इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लस के अट्रैक्शन से रिलीज करा पाए, तो वही तो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो ऐसा काम हो रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, उसको जैसे ही बाहर से फोटोन मिला और वो फोटोन इतना शक्तिशाली है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को कर्नल्स के अट्रैक्शन से रिलीज करा दे। ठीक है, तो फिर वो रिलीज हो जाएगा, मेटल सरफेस को छोड़ देगा, और ये फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो मैंने पिछले पेज पे आपको बताया। ठीक है, कि मेटल ये है, मेटल के ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैंने जैसे ही फोटोन चलाए, ठीक है, एक नहीं, मैं तो पूरा रे नहीं चला रहा हूँ, बीम चला रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर इस एनर्जी को लेके और अपने आप को फ्री कर सकते हैं मेटेलिक लैटिस से, तो वो सब बाहर निकल आएंगे, और वो सारे बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वो बाहर क्यों निकले, फोटोन की वजह से, जो फोटोन उन्होंने एब्जॉर्ब किया। एंड दिस फिनोमेना बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एनी मेटल सरफेस बाय irradiation of specific energy of electromagnetic wave is known as photoelectric effect. And photoelectric effect is purely give you the particle nature of light and particle nature of electron. तो दोनों ही चीजें पार्टिकल नेचर की तरफ इशारा करती है। बोलिए। यस सर, समझ में आया सर। वेरी गुड, चलिए सो आगे बढ़े। तो ये तो था बेसिक आइडिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन मैंने अभी भी बोली है, बट एक बार जरूर लिख देता हूँ। सो व्हाट डू यू मीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमेना in which electrons are released from a metallic surface on irradiating it with electromagnetic radiations. So this is the most trivial definition of photoelectric effect. समझ आई बात कि जब हम किसी भी मेटेलिक सरफेस को के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चला देते हैं, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाए उस सरफेस से, वो फिनोमेना कहलाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बोलिए जल्दी। सर कार्नेल क्यू सर नेम क्या है, इसके बीच में क्या रीजन है सर? नहीं, कोई रीजन नहीं है, नाम है, नाम मतलब आप याद रखिए। अच्छा, ठीक है, कोई रीजन नहीं है इसका। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने कर्नल बोला, तो हमें वही याद करना पड़ेगा। ठीक, जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में आप ये पूरा टॉपिक फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप ऑफ बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं, आप जानते ही हो, बेसिक आइडिया है आपके पास। एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, एक होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने वाला बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर,
जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, और एक होता है ये वाला बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड में एक्सप्लेनेशन में IUPAC या जो भी लोगों ने इसका एक्सप्लेन किया उसने इसका नाम कर्नल दिया है। ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है सब? क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे क्या है भाई, अब आप एक बार मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप समझिए, ये बुक में जब आप देखेंगे तो बुक में तो ऐसे ही बना होगा कि एक ग्राउंड पे एक मेटल रखा हुआ है M, और उस मेटल के ऊपर आपने लैम्डा या न्यू फ्रिक्वेंसी के फोटॉन्स को चला दिया। ठीक है, तो उससे क्या, वो आपको यही बना के देंगे कि उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होने लग जाएंगे। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, जैसे अगर मैं इसी जगह को इनलार्ज कर दूं, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, ताकि आप थोड़ा बेटर समझ पाए। देखिए, अगर मैं इसी जगह को इनलार्ज कर दूं जहां पे फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो वास्तव में क्या हो रहा है, उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे बहुत सारे प्लस होंगे और बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? ठीक है, तो ये डॉट डॉट जो बने बनाए हैं, दीज आर व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मेटल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो होता क्या है कि मैं ये मानूंगा कि मेरा जो रेडिएशन है, अगर वो एक पार्टिकल है, फोटोन है, जिसकी एनर्जी है hc/λ या h न्यू। ठीक है, तो ये जैसी किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, तो वैसे ही इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अभी इसकी एनर्जी क्या है, जब तक वो प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक वो उसकी एनर्जी नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं, उसको ये बाहर से एनर्जी मिली, उसने इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ये फोटोन जाके उसके ऊपर कोलाइड हुआ, वैसे ही ये फोटोन की एनर्जी बढ़ सकती है। लेकिन सीधी सी बात है, अगर वो एनर्जी मतलब इतनी है कि वो इसको अपने सिस्टम से बाहर ले आए, तभी आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद बंधा हुआ है, अलग अलग पॉजिटिव चार्ज उसको खींच रहा है अपनी तरफ। समझ में आ रही बात? ये सारे पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्लियर है बात या नहीं? तो दैट मीन्स वो बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन है, अब उसे सारे बंधन तोड़ के बाहर निकलना है, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अगर उतनी एनर्जी जितनी फोटोन लेके आ रहा है वो सफिशिएंट है, तब तो ठीक, तब तो मैं निकल जाऊंगा। जैसे मान लेते मुझे अपने सारे बंधन तोड़ने के लिए 50 यूनिट एनर्जी चाहिए, और मेरा फोटोन 50 यूनिट का ही है, तो मैं उन सब सारे बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सोचिए, मेरे को सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए, सारे एसोसिएशन तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 50 लेकिन फोटोन जो आ रहा है वो है 40 का, तो क्या मैं बाहर निकल पाऊंगा? नहीं सर। नहीं निकल पाएंगे। नो सर। समझ में आ रही बात? ओके, दैट मीन्स हर एक सरफेस का, कोई भी सरफेस ले लीजिए आप मेटल, उस सरफेस की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होती है। थ्रेशोल्ड मतलब कम से कम इतनी एनर्जी का फोटोन तो हमें लगेगा ही लगेगा। अदरवाइज अगर इससे कम एनर्जी का आपने भेजा, तो मेरा इलेक्ट्रॉन अपने सारे बॉन्ड्स को, सारे फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर पाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को के ऊपर रेडिएशन चलाया, मेरे ऊपर पहली कंडीशन होगी कि रेडिएशन इतने स्ट्रॉन्ग इनफ तो होने चाहिए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने ही लैटिस से तोड़ के बाहर निकाल पाए। समझ में आ रही बात? क्लियर है या नहीं? सो हर एक Yes, sir. सरफेस का मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, every metal surface have a threshold energy. थ्रेशोल्ड मतलब बैरियर, मतलब इतना तो हमें चाहिए, इससे कम दोगे तो हम इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, इतना दोगे या इससे ज्यादा दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन छोड़े जा सकते हैं। सो एवरी मेटल सरफेस हैज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी व्हिच इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, कई लोग फाई से रिप्रेजेंट कराते हैं, कई लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कराते हैं। रिप्रेजेंटेशन में क्या ही रखा है,
इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है वर्क फंक्शन का, ठीक है। आप जैसे आप खुद सोचिए, आप इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, आप जिस मेटल के इलेक्ट्रॉन हो वो आपको बहुत सारे कर्नल्स में आपको जकड़ रखा है, ठीक है, अपने लैटिस में। अब आपको अगर बाहर निकलना है अपने लैटिस को तोड़ के, या लैटिस को छोड़ना है, तो आपको जितनी भी जकड़न है इन सबको तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मिनिमम एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है 50, तो आपको कम से कम 50 का तो फोटोन लेना ही पड़ेगा। 50 से कम एनर्जी का फोटोन आपके ऊपर गिरेगा तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग या नहीं, बोलिए, ठीक है। जी तो सर। हर एक हाँ मेटल सर का, बिल्कुल। हाँ, तो हर एक मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है, और वो वर्क फंक्शन बिल्कुल ओवरकम होना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो आप सोचिए कि अब मान लेते हैं कि मेरे को, मतलब वर्क फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं यही बोलूंगा कि वर्क फंक्शन is defined as the minimum energy required by a metallic surface to just release an electron, या n ना लिख के a, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने थॉट दीजिए, और फिर पूछिए अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो। बोलिए। ओके सर। समझ आया क्लियर सर। है? हाँ सर समझ आया। हाँ सर क्लियर। क्लियर है सर। ठीक है, तो अब सोच लो कि अगर वर्क फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, मान लेते हैं मैंने इसको लिख दिया W, ठीक है, कई किताबों में इसको फाई भी लिखते हैं, सिंबल है फाई, W भी लिखते हैं, मर्जी है, आप W से ही लिखें, वर्क है तो वर्क का W ले लीजिए। तो सोचिए, ये अगर आपकी मेटेलिक सरफेस है, ठीक, और इसका वर्क फंक्शन अगर मैंने बोलिया कि W है या फाई है, जो भी है, तो ये बात तो पक्की है कि मेरा जो भी रेडिएशन आ रहा है उसकी लैम्डा और उसकी न्यू के ऊपर कोई ना कोई लिमिट जरूर लगा होगा। समझ आई बात? दैट मीन्स इन ऑर्डर टू एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्या क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बताइए, आप बताइए। एनर्जी जो फोटोन की है वो वर्क फंक्शन से कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बोलिए। कम से कम बराबर होने चाहिए सर। सर कम से कम कम तो बराबर होनी होना चाहिए। चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए। Yeah, समझ में yeah, आ रही बात? दैट मीन्स इन ऑर्डर टू एग्जिबिट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द एनर्जी ऑफ फोटोन या द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? W। बोल सकते हैं नहीं? ठीक है। जी सर। अब एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं कैसे लिखूं? अगर उसकी एनर्जी लैम्डा है या इसकी एनर्जी न्यू है, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू और hc बाई लैम्डा। और वर्क फंक्शन को भी अगर मैं लैम्डा की टर्म्स में ही लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर लैम्डा नॉट आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, न्यू नॉट आपकी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो वर्क फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं कि कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। तो लेमडा नॉट की टर्म्स में एनर्जी क्या लिख सकता हूं? hc बाई लेमडा नॉट। और न्यू की टर्म्स में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में क्या लिख सकता हूं? इतना लिख सकता हूं या नहीं? तो मेरी कंडीशंस जो बनेंगी वो क्या बनेंगी कि h न्यू नॉट, ठीक है, शुड बी, सॉरी, h न्यू क्या क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो अगर मैं न्यू की टर्म्स में लिखूं तो फोटोन की एनर्जी क्या है? फोटोन की एनर्जी है h न्यू, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h न्यू नॉट। दैट मींस
In order to exhibit photoelectric effect, the frequency of photon should be greater than equal to the threshold frequency of that metal. समझ में आई बात? अगर मैं इसी को दूसरे शब्दों में लिखूं, hc by lambda that should be greater than equal to hc by lambda naught, तो यहां से मुझे मिलेगा lambda should be less than equal to lambda naught. So these are the conditions जो कि आपको समझ में आनी चाहिए. तो लेमन टर्म्स में, मजदूरों की भाषा में सबसे आसान कंडीशन क्या है कि मेरे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम बराबर होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं उसी को लैम्डा और न्यू नॉट की टर्म्स में मैं बोल दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि वर्क फंक्शन अगर मेरा W है तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो होनी चाहिए. तो अगर मैंने मान लिया कि उस एनर्जी के फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा नॉट और उसकी फ्रिक्वेंसी है न्यू नॉट, तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी रेडिएशन आप चला रहे हैं उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा कब होगी, जब या तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर उसकी वेवलेंथ जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे कम होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये कंडीशंस देखने को मिलेंगी. कोई कुछ कहना चाहता तो जरूर कहे. नो Sir, सर, one- इतना तक तो क्लियर है. ठीक है, चलिए. तो अगर कोई आपसे बोलता है कि बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर कोई बोलता है कि भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वर्क फंक्शन गिवन हो, कई बार वो आपको बोल देंगे कि देयर इज अ मेटल हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस मच, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू नॉट गिवन है. फिर वो बोलेगा बताओ कि अगर कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन चलाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि न्यू नॉट से ज्यादा का फोटोन चलना चाहिए और लेमडा नॉट से कम लेमडा का फोटोन चलना चाहिए. ठीक है, तो आइंस्टीन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, तो अब मैं एक्सप्लेनेशन पे आ जाता हूं, दैट मींस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे. तो आइंस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उसमें यही बोला कि आपके पास एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, और मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो पहले से डिफाइंड है W, तो वर्क फंक्शन को मैं W लिख देता हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, और मैंने इस मेटल को क्या किया, इरेडिएट करवाया किससे, लैम्डा और न्यू के रेडिएशन से. ठीक है, और मुझे इससे क्या मिले, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिले जो कि बाहर निकल रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रही बात. तो आइंस्टीन ने इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है एनर्जी कंजर्वेशन से, जो कि बहुत ही आसान है, आप खुद समझ सकते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं, ये बात तो पक्की है कि लेमडा की टर्म्स में बात करें तो लेमडा शुड बी लेस देन लेमडा नॉट एंड न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट. ये कंडीशंस तो ट्रू होनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं. समझ में आया सबको, क्लियर है? ठीक है, तो यस सर. हाँ ठीक. तो इसके बाद अगर हम बात करें तो क्लियरली मैं इसके बाद की चीजों को लिख सकता हूं. तो आइंस्टीन ने बोला कि अगर मेरे फोटोन ई एनर्जी लेके आ रहे हैं और मेरा इलेक्ट्रॉन उसको खा के निकल रहा है, तो मतलब मैं अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में ही सोचूं तो इलेक्ट्रॉन की पहले एनर्जी जो भी रही हो, ठीक है, ई नॉट, तो ये क्या करेगा, जैसे ये एनर्जी खाएगा तो ये दो काम करेगा. दैट मीन्स आइंस्टीन का कहना था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर. क्या कहना था आइंस्टीन का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, वो हम जरूर देख लेते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो दो काम करवाती है. पहला काम, वो फोटो इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को जस्ट अपने सरफेस से रिलीज कराती है, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर तो वो काम करवाती है, ताकि आपका इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस जस्ट रिलीज कर दे. ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आपका वर्क फंक्शन है 50 यूनिट और मैंने फोटोन चलाया आपके ऊपर 60 का, तो 60 दो पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, पहला पार्ट 50 आपको जस्ट रिलीज कराएगा और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द मोस्ट जनरल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय आइंस्टीन. ये आइंस्टीन का ही थ्योरी है.
आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी। तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि भाई आपको रिलीज करने के लिए चाहिए, मान लेते हैं 100, आपके ऊपर फोटोन गिरा 150 का, तो 150 में से 100 तो आपने एब्जॉर्ब तो किया 150, तो 150 एब्जॉर्ब करके 100 तो आपने काम किया वर्क फंक्शन के बराबर, ताकि आप जस्ट मेटल के सरफेस से रिलीज हो जाए, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगी। समझ में आया सबको या नहीं, बोलिए। क्लियर है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एनर्जी जो भी आ रही है आपके ऊपर, आपने जितनी भी एनर्जी खाई है उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी खाई वो उस एनर्जी को 2 पार्ट में तोड़ सकता है, 2 पार्ट में लगा सकता है। पहला पार्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये है आप, आपको बाहर से एनर्जी मिलती है, तो आप उस एनर्जी को 2 पार्ट में लगाते हैं। एक तो फ्री होने में वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और दूसरे आपकी खुद की काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ रही बात? तो जितनी एनर्जी आपको मिल रही है उसका हिसाब ये है, ये आइंस्टीन ने बोला। समझ में आ रही बात? बोलिए, किसी को कोई भी डाउट है अभी तक बताए। बस सर। क्लियर है। चलिए सर। हाँ बोलो। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर फिर से बता दीजिए। हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, क्या बोलता है मैडम आपको, कि एनर्जी को आप गायब नहीं कर सकते, ना ही एनर्जी को आप पैदा कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी का हिसाब आपको पूरा देना पड़ेगा। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए, आप इलेक्ट्रॉन हो, आपकी एनर्जी कुछ भी हो, ठीक है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको 100 जूल एनर्जी दी, ठीक है, तो आपको वो 100 जूल एनर्जी आप कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हो, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे पता चल रहा है कि एक एनर्जी तो आपको अपने सरफेस से, क्योंकि सरफेस के अंदर आप बहुत सारे प्लस चार्ज से जुड़े हुए हो, तो आप ट्रैप्ड हो, तो आपको सरफेस से निकलने में, जस्ट बाहर निकलने में कुछ एनर्जी गंवानी पड़ेगी, वो आपकी वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी है। ठीक है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए मेटल के सरफेस को, तो एज एन इलेक्ट्रॉन आपको कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ताकि आप जस्ट रिलीज हो पाए, और उसके बाद भी आपके पास अगर एनर्जी है तो वो एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं मान लेते हैं, हाँ, तो अगर मान लेते हैं आपका वर्क फंक्शन है 100 यूनिट, मतलब इलेक्ट्रॉन को 100 यूनिट एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके वो मेटल की सरफेस को छोड़ पाता है, और मैंने आपको फोटोन खिला दिया 120 का, तो 100 तो आपका लग जाएगा अपने आप को छुड़ाने में। ठीक है, और जो रिमेनिंग 20 है वो लगेगा किसमें, वो आपको काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके मैडम? यस सर। ओके, सो एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं h न्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो वर्क फंक्शन को मैं h न्यू नॉट की फॉर्म में लिख सकता हूं, और काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट यू कैन हैव। इसी को आप थोड़ा एडिट कर लीजिए। सो h कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय आइंस्टीन। ठीक है, इसी को आप लेम्डा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग टर्म्स हैं जिनमें आप लिख सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में था, वेवलेंथ की टर्म में भी आप यही लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन है एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो दैट मीन्स एच सी अगर आप कॉमन ले लें, सो 1 माइनस लेमडा नॉट is equal to half mv square, that is equal to kinetic energy of electron. So this is the Einstein theory. ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता तो बताए। नो सर। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत ही क्लियरली आप क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक और टर्म आप बार बार सुनेंगे जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लेते हैं VS। ये क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि मैं पोटेंशियल ड्रॉप लगा के इलेक्ट्रॉन को क्या करूं,
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन तो मेरे को मिल गए, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, मैं इसके ऊपर एक पोटेंशियल ड्रॉप लगा दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, मैं इसके सामने वाले जिस तरफ वो जा रहे हैं वहां लगा दूं नेगेटिव, यहाँ लगा दूं पॉजिटिव, और ये पोटेंशियल ड्रॉप लगा दूं इसका V वोल्टेज का। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो भी मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है, ठीक है, वो धीमे धीमे क्या होगा, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर रिपल्शन होने वाला है। और एक ना एक ऐसा पोटेंशियल जरूर आएगा जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की से नेग्लेक्ट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ऐसा पोटेंशियल जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट रिलीज हो पाए, एक्सेलरेट ना कर पाए, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज है वो हो पाए और बाकी सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो पाए। तो उस काइनेटिक एनर्जी को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, आप बहुत सारे सेटअप बना सकते हैं, मेटल खुद एक इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मैं आपको एक सेटअप बना के दिखाता हूँ, तो जस्ट एक एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको या नहीं? जैसे आप अगर नेगेटिवली चार्ज है तो आपको रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपके सामने एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रख देता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा ना भाई, बोलिए। जी सर। जैसे हाँ आइडिया सर, तो जरूर। clear है? जी सर। चलिए, सो अब मैं अगर एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने दूं, जैसे वही कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ले आइए, ऑल्दो बुक्स में ऐसे नहीं बना होगा, बुक में सीधा लिख देते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जैसा ही एक सेटअप है। ठीक, इस सेटअप में आपने क्या किया, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखना चाहते हैं। ठीक, अभी मैं बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव एंड डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये आपका जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड ही लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव एंड है, ये आपका नेगेटिव एंड है, और ये मैं ऐसे बना देता हूँ। सोचिए, और ये जो वोल्टेज है ये वेरिएबल है, इसको मैं, होता है ना पोटेंशियोमीटर, अलग अलग वोल्टेज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो है वेरिएबल है, मैं देखना चाहूंगा कि कब करंट, मीटर लगा दिया मैंने, कि कब करंट 0 होता है। नॉर्मली तो आप जानते ही हैं कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अगर आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है तो करंट फ्लो होने लग जाता है, तभी ना आपको पता चलता है कैथोड रेज एनोड रेज सब बन गया। सोचिए कि आपने कोई वोल्टेज अभी नहीं लगाया, आपने ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को इसको बना दिया मेटल का सरफेस, और इसके ऊपर आपने चला दिए फोटॉन्स। ठीक है, और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है लैम्डा नॉट न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये बात भी पक्की है कि लैम्डा की वैल्यू है लेस देन लैम्डा नॉट और न्यू की वैल्यू है ग्रेटर देन न्यू नॉट। आप बताइए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं? बोलिए। निकलेंगे सर। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, दीज आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, मुझे कोई ना कोई करंट अमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं? अब मैं क्या मिलेगा करूं? सर। हाँ सर। अब मैं क्या करूं, अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रिपेल कराऊं, वोल्टेज बढ़ाऊं। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है Yes, सर। sir. लग रहा है। एक ना एक वोल्टेज ऐसा आएगा जीरो से, अगर मैं स्टार्ट किया, जब मेरा जो करंट है वो 0 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल से रिलीज ही नहीं हो पाएगा, इतना रिपल्शन हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? बोलो। जी सर। वही वोल्टेज सर। कहलाता है, जब करंट 0 हो जाए वही वोल्टेज कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है स्टॉपिंग पोटेंशियल को निकालने का। समझ में आई बात? तो जिस पोटेंशियल पे आपके इलेक्ट्रॉन, नो डाउट लैम्डा नॉट से छोटा है, नो डाउट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो है वो वर्क फंक्शन से बड़ी है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। समझ में आ रही बात? क्लियर? ठीक है, Yes, sir. दैट मींस जी सर। मैं बोल सकता हूँ हाँ कि सर।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ भी है, बट अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ है वो ऐसे हुआ है कि एनर्जी ऑफ फोटोन दो कामों में लगा, एक तो वर्क फंक्शन में लगा, नो डाउट, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी थी उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने बैलेंस कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो होनी थी, जैसे पहले मैंने बोला 120 यूनिट का आपको मैंने फोटोन चला के दिया, आपका वर्क फंक्शन 100 यूनिट है, तो 100 तो लग गया वर्क फंक्शन में, तो रिमेनिंग 20 आपकी क्या होनी चाहिए थी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या किया, मैंने कैसे रिपेल किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्रॉप लगा के किया है, नहीं किया? दैट मींस जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से बैलेंस हो गया। दैट मींस व्हाट आई कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स will be same as what electrostatic potential energy at this state, stopping potential। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, है कि नहीं? दैट मींस मैं सेम फॉर्मूले में h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, लेकिन इसी को मैं लिख सकता हूँ h न्यू नॉट प्लस half mv square can be written as charge on the electron into the stopping potential, मतलब E into Vs। समझ में आ रही बात? बोलो। सर ये वाला मतलब इक्वेशन सर पूरा एक बार समझा दीजिए। अरे भाई चलिए इसको हटा दीजिए, एक्सपेरिमेंट तो मैंने बता ही दिया। आप बताइए, जी सर। आपकी एनर्जी है, आप m मास के पार्टिकल है, v स्पीड से चल रहे हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। मैंने आपको t इक्वल टू 0 पे आप चल रहे थे, मैंने आपके ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स लगाया, ठीक है, कंटिन्यूअसली, और एक मूवमेंट ऐसा है जब आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 सर। तो भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई बताइए आप। सर वो जो ये हुआ उसमें खत्म हो गया सर रिपल्शन। बिल्कुल, तो मैंने कैसे खत्म किया इस काइनेटिक एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब सेम चार्ज रिपेल करके, किया या नहीं किया? हाँ सर। हाँ, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आई बात? और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। सो E into Vs इज योर काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात? कंजर्वेशन क्लियर? सर अब समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी काइनेटिक एनर्जी किसने मारी है, किसने खत्म की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। समझ में आ रही बात? बोलिए। बिल्कुल सर। तो अब मेरे फॉर्मूले जो है वो क्या बन जाते हैं, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ इस वाले पेज को। तो मैं यही आपको बता रहा था कि मैं इस फॉर्मूले में जो आइंस्टीन ने दिया था उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही बात? दैट मींस मेरे नए फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू E into Vs। ठीक है, या फिर hc 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट is equal to half mv square and that is equal to E into Vs. So these are the most important formulas for photoelectric effect. मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, बोलिए। जी सर। बोलिए। यस सर। किसी को कोई भी दिक्कत है प्लीज बताएं। चलिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ये तो हो गया पूरा थ्योरी एंड जितना भी डेरिवेशन, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ सकता आपसे। आइंस्टीन को इसी इक्वेशन पे नोबेल प्राइज दिया गया था, आपके सामने। बताइए, इतना आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि वो दूसरे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन प्रूव नहीं होते हैं तो उनको हम नहीं, उनके ऊपर हम नहीं दे सकते, थ्योरेटिकल थे।
ये प्रूव होता है तो उसके ऊपर दे दिया, कंट्रीब्यूशन तो है ही उस आदमी का बहुत ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देख एक करके देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला नंबर है देयर इज, मतलब आपको ऐसा लगता हो कि पहले हम टॉर्च चलाएंगे, फिर टॉर्च जलती रहेगी 2-3 मिनट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द रेडिएशन एंड द रिलीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये काम माइक्रो सेकेंड्स में खत्म हो जाता है कि जैसे ही आपने लाइट जलाई वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, सो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन irradiation and release of photoelectrons. समझ में आ रही बात? तो जैसे ही आप लाइट चलाते हो वैसे ही आपके फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस सर। ऑल्दो मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं नो डाउट, लेकिन नोट्स का इस्तेमाल इस काम में होना चाहिए कि जब आप टॉपिक को ना समझें, आप कोई सवाल सॉल्व करें, आपसे सवाल नहीं हो रहा, वो नोट्स आपके मतलब थ्योरेटिकल नोट्स नहीं है, वो नोट्स रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब बहुत ज्यादा लिखा हुआ है उनमें। समझ में आ रही बात? इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि जब आपकी क्यूरियोसिटी लेवल हाई होगा तब वो आपको सफाइस कर पाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना लिखा है वही आपका नोट्स है। ठीक है, बट एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता है पढ़ने पे, तो आप जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उनका इस्तेमाल करके समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें खूब डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके जी सर। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, ये तो मैं जानता ही हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू release photoelectrons, the energy of photons should be more than threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वर्क फंक्शन। समझ में आ रही बात? तो वर्क फंक्शन से तो ज्यादा होना चाहिए, ये बात पक्की है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलिए। यस सर। दैट मीन्स मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि लेमडा शुड बी लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट एंड न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। अगर आपके रेडिएशन की वेवलेंथ लेमडा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, और आपका वर्क फंक्शन के बराबर लेमडा नॉट है और न्यू नॉट है, तो ये कंडीशंस होनी चाहिए। सो दी आर द कंडीशंस। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट या कब मिलेगा आपको? बोलिए, करंट कब ज्यादा होता है? जब चार्ज कैरियर ज्यादा हो। करंट क्या होता है वास्तव में? बेसिक आइडिया क्या होता है करंट का? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। करंट तो यही होता है, कितना ज्यादा चार्ज फ्लो हुआ कितने कम टाइम में। ठीक है, दैट मीन्स जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा करंट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूं कि कितना ज्यादा करंट होगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब निकलेंगे? बोलिए, जब आपके लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो। समझ रहे हो मेरी बात? लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से काम नहीं चलेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब एनर्जी ज्यादा होना। सोचो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये मेटल की सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन है 100। ठीक है, आपने इसके ऊपर फोटोन चलाया 120 का, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकलेगा ना भाई। कितनी एनर्जी का निकलेगा? 20 इन यूनिट के बराबर काइनेटिक एनर्जी का निकलेगा। अगर आपने इसके ऊपर 150 का फोटोन चला दिया फ्रीक्वेंसी का, तो फिर
50 एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकला ना भाई, समझ में आ रही बात? तो करंट नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, ठीक है, बट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल तो फिक्स है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल किस पर डिपेंड करेंगे कि पर यूनिट एरिया में कितने ज्यादा फोटॉन्स हैं, ठीक है, और पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी क्या डिफाइन होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स अगर मैं बोलूं मेरे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक यूनिट एरिया में अगर पहले लाइट के 100 फोटोन गिरते थे तो अब 150 गिर रहे हैं, अब 200 गिर रहे हैं। तो इंटेंसिटी इज द मेन की इन ऑर्डर टू इंक्रीज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कई लोगों को लगता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ा देने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्वालिटी में नहीं बढ़ाना है, मुझे हर फोटोन की क्वालिटी नहीं बढ़ानी है, मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, बोलिए, ठीक है? यस सर। हाँ सर, मिल यस सर। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन increases with increment in intensity of light. Intensity ऐसा। और इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, क्योंकि आप लोग 10th पास करके आए हैं तो मैं पूरी डेफिनेशन दे रहा हूँ, वैसे फिजिक्स का कंसेप्ट है। हिस्ट्री ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया। समझ में आई बात? सो इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड एज एनर्जी divided by area. So this is the most general example of intensity. ठीक है, बोलिए। यस सर। हाँ सर। सर 1 मिनट सर, नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो, नोट्स में मिल जाएगा आपको, चिंता मत करिए, सब लिखा होगा। हाँ मैंने सर। इसलिए तो आपको नोट्स दे दिए, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे सर आप बहुत ज्यादा बता देते हो लेकिन लिखते कम हो, हम लिख नहीं पाता, हम भूल जाता है, तो हमने सब कुछ लिखा लिखाया आपको भेज ही दिया। हाँ सर, कुछ हुआ था सर, मेरा भी सर हाँ। कुछ लीक का मतलब ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए, क्लियर है? हाँ जी सर, हो गया। यस सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट I है, then I can say I is directly proportional to capital I। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा फोटॉन्स बढ़ेंगे पर यूनिट एरिया उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था याद करिए, वही कैथोड रे ट्यूब वाला, ठीक। तो करंट बनेगा, ये देखो करंट आ रहा था, आई स्मॉल आई, सॉरी, ये जो करंट था, करंट बाद में 0 हो गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, तो ये जो करंट आ रहा था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रही बात? क्लियर? जी सर। यस सर। हाँ सर। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं बिल्कुल ग्राफ बना सकता हूं, कैसे? अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखूं तो मैं कुछ एस टाइप के ग्राफ को इमेजिन कर सकता हूं। या इंटेंसिटी को नीचे ले लेते हैं, बेटर है, और करंट को ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाऊं, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ, ये बात पक्की है कि lambda इज नाउ लेस देन lambda नॉट एंड न्यू इज नाउ ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो ये तो बात करनी नहीं है आपको कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन के निकलने के चार्ज को बढ़ाना है, मतलब करंट को बढ़ाना है,
तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा मेरा करंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो दैट विल बी एन इंक्रीमेंट लाइन लाइक दिस. समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक. जी सर. ठीक है. अगर मैं क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो अगर मैं ऐसा ग्राफ देखना चाहूं वजह से शुरुआत से, तो मैं ऐसे देख सकता हूं. अगर एक तरफ हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एक तरफ है फ्रीक्वेंसी, तो भाई सीधी बात है, 0 से लेके एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो कोई फोटोन निकलेगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब न्यू की वैल्यू क्या हो जाए, न्यू नॉट से ज्यादा. समझ रहे हो मेरी बात? बोलो. ठीक है. तो न्यू हाँ, नॉट सर. तक तो कुछ होगा ही नहीं. न्यू नॉट से आगे आपकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी. दिस विल बी द ग्राफ. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. बोलिए. यस Yes, सर. sir. हाँ, सर. और ये बात पक्की है कि काइनेटिक एनर्जी पे का कोई रिलेशन नहीं इंटेंसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है. दिख रहा है? इंटेंसिटी के साथ रिलेशन नहीं. इंटेंसिटी के साथ रिलेशन किसका है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का. ठीक है. इसके साथ नहीं है. ओके. तो अगर कोई बोले आपसे काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी लाइट की, बताओ क्या रिलेशन है? सो देयर इज नो रिलेशन. समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट्सओवर बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी आपको क्या बताता है? कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए. ठीक है. एनर्जी ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े हैं, ओवरऑल एनर्जी बढ़ा है. बट एक सिंगल फोटोन की एनर्जी तो नहीं बढ़ी है ना भाई, तो उस पर काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है. काइनेटिक एनर्जी पे रोल है फ्रीक्वेंसी का, करंट पे रोल है इंटेंसिटी का. समझ में आ रही बात? बोलिए. हाँ, सर. जी सर. हाँ सर. अगर कोई आपसे जबरदस्ती पूछे कि काइनेटिक एनर्जी, एक तरफ लिख दे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ लिख दे इंटेंसिटी, तो भैया ये चीज फिक्स है. नो There will रॉन्ग be है. no variation. Kinetic energy will remain constant. ठीक है भाई? बिकॉज काइनेट इंटेंसिटी का बढ़ने का मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ना नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना है. क्लियर? ठीक है. तो इंटेंसिटी विल ऑलवेज affect photoelectric current, but frequency or lambda will affect what? The individual energy of a photon, that means kinetic energy of electron, या फिर stopping potential EVS. Clear? जी हाँ, सर. सर. बस तो इतनी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद तो फिर खत्म है टॉपिक. टॉपिक में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं. चलिए एक दो सवाल अपन लोग हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं. ओके. और उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं. बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और नो डाउट आई थिंक नोट्स. हाँ एक काम करिए, सवाल में समय बर्बाद नहीं करते हैं. ठीक है. क्योंकि वैसे ही अब मेरे मतलब अपन लोग बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो सवाल जो है वो आप बिल्कुल सॉल्व करिए. मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें पेज मतलब ये वाला टॉपिक जो है आप ढूंढ लीजिएगा. इस टॉपिक में जैसे ही खत्म होगा तो उसमें 2 एग्जाम्पल मिलेंगे. तो सॉल्व एग्जाम्पल जो है 1 and 2 फ्रॉम नोट्स आप जरूर पर देख लीजिए. पहले आप खुद से ट्राई करिए. अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो सॉल्यूशन भी है उनमें, सॉल्यूशन देखिए. अगर फिर भी नहीं होता आपसे तो आप मेरे से पूछिएगा. अगेन नंबर तो आपके पास है ही. वो अलग बात है अब थोड़ा कम मिल रहा है, बट अगर आप सवाल पूछेंगे तो जवाब मैं जरूर हाँ. दूंगा भाई. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. और जी रही सर. बात संडे के एग्जाम की, तो संडे के एग्जाम में भैया उतना ही आएगा जितना आपको पढ़ाया गया है. ठीक है. तो आप इस मतलब बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर संडे को फुल सिलेबस टेस्ट है क्या? नहीं. ठीक है. टेस्ट का पैटर्न वही है जो नीट में होता है, बट सिलेबस उतना ही है जितना आपको पढ़ाया गया है. कोई चैप्टर तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने सिलेबस लिख के नहीं दिया है. ठीक है. तो सिलेबस उतना ही आएगा जितना आपको पढ़ाया गया है. ठीक. तो आप बिल्कुल घबराइए मत. आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपसे आपको बताए जा चुके हैं. ठीक है.
जी सर। Yes, sir. ओके देन। तो ये था आपका जो मतलब जो क्या कहते हैं, मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन के दो नेचर थे। तो पार्टिकल नेचर वाला जो है वो हमने देखा यहाँ पे। अब बात करनी है हमें वेव नेचर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव भी होता है, ठीक है। और यही बोर मॉडल की एक ड्रॉबैक थी। याद करिए, मैंने आपको बोर्स मॉडल में बताया कि ड्रॉबैक जो है वो क्या है, कि बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही मानता है, लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से जो लैम्डा आता है इलेक्ट्रॉन के लिए वो एंगस्ट्रम की रेंज में आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो पार्टिकल नेचर तो बोर्न ने जरूर इंक्लूड कर लिया, बट वेव नेचर को इंक्लूजन नहीं मिला। तो जैसे ही डुअल नेचर कंसेप्ट आया, एक और आदमी है जिस आदमी ने बहुत ज्यादा मेहनत की और उसने तुरंत अपना एक रूल दिया, ठीक है। उसने ये बोला कि जब कोई भी चीज दोनों नेचर दिखाती है, पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो ये बात पक्की है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को हम एक साथ नहीं निकाल सकते। बहुत ही लॉजिकल बात है। अगर मैं पार्टिकल हूं तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन को आप डिफाइन कर सकते हो कि मैं इस जगह पे पाया जाऊंगा, मेरी इतनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। जैसे हमने अभी तक किया, हमने जब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना तो हमने एग्जैक्ट उसकी पोजीशन, रेडियस की बात की, एग्जैक्ट वेलोसिटी वीएन की बात की, सारे फॉर्मूले निकाल लिए। बोलिए समझ में आई बात है या नहीं आई? लेकिन जब मैं बोलूं कि नहीं, आप पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है, तो वेव इज लाइक अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, डिस्टर्बेंस इन द स्पेस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो ऑफ कोर्स आपकी एग्जैक्ट पोजीशन को मैं नोट नहीं कर सकता और आपकी एग्जैक्ट वेलोसिटी को मैं नोट नहीं कर सकता। मतलब आपकी दोनों ही चीजें एग्जैक्टली पता चल जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। हमेशा एक एरर आएगा। आपने आई थिंक फिजिक्स में पढ़ाई है, अभी रिसेंटली पढ़ा होगा ना आपने, सबने आपको पढ़ाया जी सर। एरर। यस सर। तो आपके ऑब्जर्वेशन में एरर जरूर आएगा, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल पार्टिकल हो, आपके पास केवल पार्टिकल नेचर है, जैसे पत्थर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, ठीक है। तो पत्थर में प्रोजेक्टाइल मोशन में आप उस पत्थर की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हैं विदाउट एनी एरर। बट जैसे ही मैं बोलूं कि पत्थर वेव भी है, आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालने जाओगे तो वेलोसिटी सही नहीं निकलेगी, वेलोसिटी निकालने जाओगे तो पोजीशन सही नहीं निकलेगी। समझ में आ रही बात? और ये बात सबसे पहले किसने की? ये बात सबसे पहले की हाइजेनबर्ग नाम के आदमी ने, और उसने अपना प्रिंसिपल दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, कि जब आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चर्चाएं करते हैं तो बोर्स मॉडल की जो कमी है वो यही है कि बोर्स मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है, बट एज पर द डुअल नेचर कंसेप्ट ऑफ मैटर फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल as well as a wave. So of course finding exact position as well as exact velocity of electron inside an orbit is nowhere there. हम एग्जैक्टली तो निकाल ही नहीं सकते। हम जो भी निकालेंगे उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या उसका मोमेंटम, उसमें हमेशा एक ना एक एरर जरूर आएगा, और वो एरर कितना होगा उसकी एक लिमिट इस आदमी ने दी है जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आ रही बात? सभी लोगों को क्लियर है? कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल बताएं। हाँ सर। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहां से आया है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रही बात? तो जैसे ही पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव भी होता है, तो एक एरर हमेशा इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन में लग जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सीधी बात है, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन को वेव माना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक वेव भी एसोसिएटेड है। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना है तो ये बात पक्की है कि लैम्डा जो है वो क्या होगी, h/mv। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अगर मैं बोलूं कि एग्जैक्ट पोजीशन कुछ भी है उसका x से रिप्रेजेंट अगर मैं करूं, तो हमेशा उस एग्जैक्ट पोजीशन x में और इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी v में जो एरर आएंगे, अगर मैं मान लूं कि पोजीशन में एरर डेल्टा x है, वेलोसिटी में एरर डेल्टा v है, या स्पीड में एरर डेल्टा v है, तो एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोला गया कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p मतलब मोमेंटम, स्पीड में एरर मतलब मोमेंटम में एरर। सो डेल्टा x इज द uncertainty in position of electron, delta p is uncertainty in momentum of electron, then the minimum value of these two error will always be greater than equal to h/4 pi. So this is the most important formula of dual nature of matter. So Heisenberg uncertainty principle का कहना क्या था कि अगर आप पार्टिकल भी हैं, आप वेव भी हैं, ठीक है, तो आपकी एग्जैक्ट x मतलब पोजीशन को मैं नहीं निकाल सकता, उसमें हमेशा एक एरर आएगा। मान लेते हैं वो एरर जो है डेल्टा x है। डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा v या डेल्टा p इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो मिनिमम लिमिट है एरर की, आपके कैलकुलेशन में जो मिनिमम एरर आएगा वो h/4 पाई के बराबर आएगा। ये मिनिमम लिमिट है, मतलब आपका एरर इससे ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स जैसे अगर आप पार्टिकल होते तो एरर की क्या कंडीशन होती, 0। आप एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो एरर का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तब उस केस में बोलता कि एरर इज 0। ठीक है, बट एज सून एज यू आर अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, तो मैं आपकी एग्जैक्ट पोजीशन x को नहीं निकाल सकता, उसमें पक्का कोई ना कोई एरर होगा। अगर वो एरर डेल्टा x है, अगर आपकी वेलोसिटी है v, तो उसमें पक्का कोई ना कोई एरर होगा कैलकुलेशन में, वो है डेल्टा v। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p की जो मिनिमम एरर लिमिट है वो h/4 पाई के बराबर है। समझ में आ रही बात सबको या नहीं, बोलिए? जी सर। हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर, ये सर h/4 पाई ये कहाँ से सर आया सर? ये इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है भाई साहब। कौन पूछा है? साजिद सर पूछे होंगे। यस सर। साजिद सर, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस के स्कोप से बहुत बाहर है, आपको ये याद करना है। ठीक है सर, simultaneously sir we cannot measure momentum and position. बिल्कुल साइमल्टेनियसली कैसे मेजर कर सकते हो? तुम खुद बताओ। मैं पार्टिकल भी हूं और मैं वेव भी हूं, बताओ मेरी पोजीशन क्या है, बताओ मेरी वेलोसिटी क्या है, मेरा मोमेंटम क्या है। आप नहीं बोल सकते। जैसे मैं पार्टिकल हूं तो आपको मैं दिख रहा हूं, मेरी जो बाउंड्रीज है वो फिक्स है, लेकिन अगर मैं वेव हूं तो मैं इस पूरी स्क्रीन में डिलोकलाइज्ड हूं, बताइए मेरी पोजीशन कहाँ है। समझ पा रहे हैं साजिद जी? Yes sir, yes sir. So wave is a disturbance. Wave is the energy inside a medium, and particle is what? A fixed entity. तो जिसकी बाउंड्रीज हो, जिसका लिमिट हो, वेव का तो वॉल्यूम होता है लिमिट, पार्टिकल की तो डिस्टेंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये होती है बाउंड्री। वेव का तो वॉल्यूम होता है बाउंड्री, इस वॉल्यूम में वेव है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा ये दिक्कत आएगी। जैसे मान लेते हैं आपको कोई चीज दिखती कैसे, चलिए मैं एक आपको अलग एग्जांपल देता हूँ, ये टॉपिक भाड़ में जाए, इसको साइड में रखो, अलग एग्जांपल समझिए। जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं बताइए जरा, बायोलॉजी है इसमें। आपके रेटिना के ऊपर मेरे से कुछ फोटोन रिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्ट होके आपके रेटिना के ऊपर मेरी इमेज बना रहे हैं। आप चीजों को ऐसे देख पाते हैं या नहीं, बोलिए? यस हाँ सर। सर। आप चीजों को कैसे देख पाते हैं भाई? जैसे लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट के फोटोन एक, मतलब जैसे मान लेते हैं ये क्लॉक है मेरे पास, तो ये क्लॉक मैं कैसे देख पा रहा हूँ? ये क्लॉक मैं ऐसे देख पा रहा हूँ कि भैया लाइट आई, लाइट इसके ऊपर भी गिर रही है, लाइट तो चारों तरफ है, लेकिन इस पर्टिकुलर मटेरियल ने इस कलर को छोड़ के, ये जो जिस कलर का दिख रहा है ब्लूइश है,
इस कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर की जो मतलब वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। जैसे इसने इस मटेरियल ने बाकी सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया विजिबल रेंज में, तो अब कौन सी मतलब कलर की वेवलेंथ इमिट हो रही है ब्लू की या इमिट हो रही है। रिफ्लेक्ट हो रही है? केवल ब्लू वाली, ठीक है। वही ब्लू कलर की जो इमेज है वो आपके रेटिना में बन रही है, और रेटिना में बनने से आपको ये चीज दिख रही है। दिस इज द बेसिक आइडिया, समझ में आई बात। अब ये पार्टिकल है, ठीक है, मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बिल्कुल नोट कर सकता हूं कि ये मेरे से इतना दूर है, ठीक है, समझ में आई बात। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर फोटोन गिरते हैं, ठीक है, ये अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, ठीक है। फोटोन इससे टकराते हैं लेकिन इसका मास बहुत बड़ा है, ये अपनी जगह से नहीं हिलता है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आई कैन नोट। सोचो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन को आप कैसे देख पाएंगे बताइए जरा। इलेक्ट्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी क्या जाना पड़ेगा? फोटोन, क्योंकि जब तक वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज पे इमेज नहीं बनाएगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन आप देख पाएंगे क्या? बोलिए। नहीं सर। नहीं देख पाएंगे। अब सोचिए, आपका इलेक्ट्रॉन वेव भी है और आपका जो लाइट गिर रहा है वो भी वेव है, वो दोनों वेव आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, जुड़ जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं, तो क्या आप एग्जैक्ट पोजीशन नोट कर पाएंगे कभी? नहीं सर। दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया दैट वी कैन से कि देयर विल बी एन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देयर विल बी एन अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो अनसर्टेनिटी है, जो एरर है, उसकी मिनिमम लिमिट h/4π है। मतलब कितने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आप ले आइए, इतना एरर तो होगा ही होगा। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आ रही बात? अगर मोमेंटम को आप देखें तो डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी को आप लिख सकते हैं डेल्टा mv। मास में तो चेंज होगा नहीं, मास इज फिक्स्ड, सो मास बाहर निकाल लीजिए, सो दैट इज m डेल्टा v। सो यू कैन अगेन राइट द सेम इक्वेशन। ये अगर फर्स्ट फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो सेकंड फॉर्म क्या लिखी जा सकती है? डेल्टा x डॉट m into delta v should be greater than equal to h/4π. So I can write delta x into delta v should be greater than equal to h/4π m. So this is the second form. Clear है सबको या नहीं? बोलिए। h की वैल्यू आप जानते जी हैं? सर। सर हाँ सर। आपका प्लांक, क्लियर है। ठीक है। h प्लांक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए। एरर आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, h ऊपर है इसलिए, लेकिन आप समझिए इलेक्ट्रॉन के लिए एरर बहुत बड़ा है। अगर आप m से डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली वहीं तक है -31, और h जो है -34, तो 10⁻³ का ही ऑर्डर बचा। 4π से डिवाइड करोगे 10⁻⁴। सोचिए एटम की पोजीशन, एटम की वेलोसिटी में एरर 10⁻⁴ मीटर की रेंज में, बहुत बड़ा एरर है। एटम की साइज तो बहुत छोटी होती है, आप जानते ही, ठीक है। तो एरर कोई छोटा मोटा नहीं है, ये आपके दुनिया में बहुत मतलब नेग्लिजिबल है, बट एटम्स की दुनिया में एरर बहुत बड़ा है। समझ में आ रही बात? तो ऑफ कोर्स आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्लियर है बात? यही अलग अलग फॉर्म में जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब मास मतलब सॉरी पोजीशन इनटू मोमेंटम को हम पावर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो यही सेम फॉर्मूला फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी और टाइम की फॉर्म में भी लिखा जाता है कि भैया कितनी एनर्जी की में अनसर्टेनिटी है, कितना टाइम जो टाइम लगा हमें ये चीज निकालने में, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी, उस फॉर्म में भी ये लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन ही है, ठीक है। सो वो आप अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं, बट मैक्सिमम सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो इसी फॉर्मूले से निकल जाते हैं। आपको इसी फॉर्मूले को एकदम याद कर लेना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन बीएससी में भी नहीं है, एमएससी के कोर्सेज में है। आपको केमिस्ट्री में पीएचडी तो करना नहीं है भाई साहब, ठीक है। भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या ही रखा है, ठीक है। तो डेरिवेशन के चक्कर में मत रहिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है। आप मेहनत वहीं पे करिए जहां से नंबर आए, ठीक है। आप केवल मेहनत करते रहें और नंबर आए ना, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो आपको केवल बेसिक आइडिया मतलब पता होना चाहिए
कि क्यों आया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या दिक्कतें थी और कितना उसका वैल्यू होता है, बस। ठीक है, आप कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं कि आपको पूरा होलसेल डेरिवेशन पता हो तभी नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। सो जो लोग डेरिवेशन के उसमें हैं भाई साहब प्लीज ऐसा ना करें। और ये टॉपिक पूरी तरह से फिजिक्स का टॉपिक है, एरर इन डायमेंशन। आपको जो एरर पढ़ाया जा रहा है उस एरर से ही मैं ये सारी चीजें निकाल सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक सवाल देखते हैं, आपके नोट्स में भी है, तो मैं सवाल लिखता नहीं हूँ, केवल पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी गिवन है, हैज एन अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कुछ अनसर्टेनिटी गिवन है, आपको उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये सवाल बन गया फिजिक्स का। क्वेश्चन क्या है, आपको डेल्टा के ई गिवन है, कितना है, या डी के ई गिवन है, स्मॉल मतलब अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी ये गिवन है, और इससे आपको निकालना है डी एक्स और डेल्टा एक्स की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना होगा। ये तो फिजिक्स का सवाल हो गया, फिजिक्स में आपने जरूर किया होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया ना आपके सर ने, बोलिए। हाँ सर। जी सर। पढ़ाया ना, हाँ सर। बस तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से काम होगा। जैसे सवाल सर। लिख ही देता हूँ मैं, आई थिंक 2 मिनट ही बचे हैं, बट कैसे सवाल लिखूं, चलिए लिख देते हैं क्लास में। तो क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में चेंज है, एरर है, वो गिवन है कितना, 6.62 डिवाइड बाई पाई इंटू 10⁻⁻21 जूल। इतना आपको काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो dx या डेल्टा x निकाल के दिखाइए कितना है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हो। अब तुम बोलो सर ये तो काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी गिवन है, फॉर्मूले में तो हमें मोमेंटम था या बहुत से बहुत डेल्टा x और डेल्टा v था, तो यही है। आप काइनेटिक एनर्जी से कैसे भी करके अगर डेल्टा v निकाल लेते हैं या dv निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला है मेरे पास, मैं बड़े आराम से डेल्टा x इंटू डेल्टा v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डेल्टा x मिल जाएगा। बस मुझे क्या चाहिए, डेल्टा v, h हम जानते हैं, पाई हम जानते हैं, m हम जानते हैं, डेल्टा v गिवन नहीं है। डेल्टा v की जगह पे मुझे क्या गिवन है, डेल्टा के ई। तो कैसे ना कैसे करके अगर मैं डेल्टा के ई को डेल्टा v की फॉर्म में लिख पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। आप लोग मेरी भावनाएं समझ रहे हैं या नहीं, बोलिए। जी सर। हाँ, तो अगर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, और अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से चेंज इन वेलोसिटी निकाल लूं, तो फिर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जरूर निकाल सकता हूँ। फिजिक्स वाले सर ने जरूर पढ़ाया होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आप लिख सकते हैं डी के ई इज इक्वल टू डी ऑफ ½ mv²। मास तो कांस्टेंट है, हाफ बाहर निकल आएगा, m बाहर निकल आएगा, d ऑफ v²। बताइए d ऑफ v² कितना होता है, 2v। 2v सर। m v इंटू 2v dv, दैट मीन्स ये आ जाएगा mv इंटू dv। बोलिए, दैट मीन्स आप इस जगह से प्रूव कर सकते हैं कि d ऑफ के ई इज इक्वल टू mv टाइम्स ऑफ dv, दैट मीन्स dv इज इक्वल टू d के ई डिवाइड बाई mv। बस फॉर्मूला आ गया, खत्म, सवाल सॉल्व हो गया आपका फिजिक्स से। तो डी के ई आपको पता है, ये वैल्यू डाल दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, वेलोसिटी आपको गिवन है, डाल दीजिए, डीवी निकल आएगा, डीवी की वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, dx निकल आएगा। समझ में, बोलिए। हाँ सर। जी सर। यस सर। चलिए, तो अब आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए। अब आप लोग मिलेंगे अगले हफ्ते, उसके पहले टेस्ट हो जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करिए। मैं Thank चाहता you, हूँ आप sir. सभी लोग अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू सर। किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो जरूर बताएं मेरे को। Thank you, मेरा sir. नंबर वही है, नंबर चेंज नहीं हुआ है, ठीक जी है, सर। नंबर वही है। सो ठीक है आपको सर, कोई भी thank दिक्कत you. है, परेशानी है, आप जरूर पूछिएगा।
बाय बाय, Thank you, टेक sir. केयर। यहाँ तक Bye bye, sir. ठीक है आपके सर। यहाँ तक आपका टेस्ट में आएगा, जी सर। ठीक है, बाय। ठीक है सर। बाय बाय सर। बाय सर। Bye, sir.